Hello, good morning dear student. Welcome to our channel गायत्री स्कूल सांचो। ठीक है, आज अपन भी कंटिन्यू करने जा रहे हैं वर्क एनर्जी पावर और उसके अंदर अपन पढ़ रहे थे। कल अपन ने पढ़ा था पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। स्थितिज ऊर्जा, वहां पे दो प्रकार के, एक ग्रेविटेशनल पोटेंशियल गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा और दूसरे देखी थी अपन इलास्टिक प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा। ग्रेविटेशनल कितनी थी mgh और पोटेंशियल एनर्जी इलास्टिक वाले के पास 1/2 kx स्क्वायर के था प्रत्यास्थता गुणांक कहे या बल नियता। ठीक, इसका मात्रक होगा न्यूटन प्रति मीटर, न्यूटन पर मीटर। इसका के का मात्रक, ये दोनों एनर्जी है किसमें, ये भी जूल में होगी, ये भी जूल में, और यहाँ पे एक्स किसमें होगा, मीटर। अब इस पर अपन क्वेश्चन देखते हैं कि अगर एक गाड़ी है, सपोज कि यहां से इसका आधार है वो 6 मीटर है और ये यहाँ से चलते हुए 8 मीटर डिस्टेंस तय करती है कुछ कोण पे, लेकिन ये 90 डिग्री का एंगल है। यहाँ से 8 मीटर डिस्टेंस पार करके पॉइंट P पर आती है। तो इस पॉइंट P पर और इस गाड़ी का द्रव्यमान m बराबर मान लेते हैं 1000 किलोग्राम, 1000 किलोग्राम। तो बिंदु P पर इसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। तो यहाँ पे क्या दे रखा है अपन को, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के लिए अपन को यहाँ से इसकी डिस्टेंस चाहिए। डिस्टेंस कितनी होगी आप जानते हैं, ये नहीं गिनी जाएगी, हमेशा उस पॉइंट से धरातल की सीधी दूरी। तो यहाँ से अपन को एक चीज पता चलती है कि पोटेंशियल एनर्जी है वो धरातल से सीधी दूरी पर निर्भर करती है। चाहे इस बिंदु P पर ये गाड़ी किसी भी रास्ते से क्यों ना आए, चाहे आपके पास ऐसे घूमती हुई वापस यहाँ आए तो भी पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर वही होगी, चाहे अन्य रास्ते से आएगी तो भी पोटेंशियल एनर्जी वही रहती है। तो यहाँ से देखें, ये डिस्टेंस अपन को चाहिए, ये हाइट ये अपने पास त्रिभुज की तरह है, ये 6 मीटर है, ये 8 मीटर, ये h बराबर होगा √8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। देन h इक्वल टू कितना आएगा, 64 प्लस 36 इट मींस 100। देन h इक्वल टू कितना आएगा, 10 मीटर। तो यहाँ से h इक्वल टू 10 मीटर है, m इक्वल टू कितना है 1000 किलोग्राम और g की वैल्यू मेरे पास 9.8 किलोग्राम, ये मीटर प्रति सेकंड। इसका त्वरण है, गुरुत्वीय त्वरण। ओके चलो, तो पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट P इक्वल टू mgh एंड पोटेंशियल एनर्जी P इक्वल टू m100 g की 9.8 इंटू 10 जूल, या फिर इसको अपन लिख सकते हैं 98, या फिर इसको लिख सकते हैं 98 किलो जूल। इतनी पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो हमेशा याद रखें, जिस बिंदु पर वो लास्ट पॉइंट पर पहुंच के यहाँ स्थित हो जाता है, तो इस पॉइंट पर स्थित ऊर्जा ये किसके विरुद्ध कार्य किया है, गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध किए गए कार्य के बराबर। तो वहां से अपन सिटी डिस्टेंस देखते हैं। ठीक, ऐसा कैसा क्वेश्चन देखे अपन। लेट्स सी
सपोज करें चलिए एक अपने पास मान लेते हैं कोई द्रव्यमान की वस्तु है जिसके अंदर प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी इलास्टिक वो मान लेते हैं 1500 जूल है और वो मध्य स्थिति से विस्थापित x बराबर 20 सेंटीमीटर हो। तो बताइए इसका इसके की वैल्यू क्या होगी। आप जानते हैं पोटेंशियल एनर्जी पी प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा 1/2 kx स्क्वायर, ये अपन को वैल्यू कितनी दे रही 1500 बराबर 1/2 इंटू के को ज्ञात करना है, x को 20 सेंटीमीटर हमेशा जूल में है तो मीटर में कन्वर्ट करेंगे 10⁻⁻2 का स्क्वायर 10 के बराबर 15 दोनों 3000 अपॉन ये इसके डिवाइड में 20 का कितना होगा 400 इंटू 10⁻⁴। ओके, ये ऊपर जाएगा तो कितना होगा, ये 2 0 से 2 0 कैंसल, ये 30/4 इंटू 10⁻⁴, ये कितना 7 28 7.2 इंटू 10⁻⁴ न्यूटन पर मीटर आएगा। अब देखिए इस ए की वैल्यू अगर स्प्रिंग होती तो उसको अपन कहते हैं यहाँ पे स्प्रिंग नियता, क्या कहा जाता है स्प्रिंग नियता, और इसका मान ए का मान पदार्थ की प्रकृति पर किस मटेरियल से बना है उस पर निर्भर करता है। ठीक, चलो आज ये क्वेश्चन हो गए। अब अपन देखें आज पढ़ेंगे अपन विद्युत ऊर्जा। क्या पढ़ेंगे विद्युत ऊर्जा, आज का अपना टॉपिक रहेगा विद्युत ऊर्जा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब देखिए विद्युत के बारे में समझिए। विद्युत उत्पन्न होती है आवेशों से या फिर कहेंगे आवेशित कणों से। जब आवेशित कण एक स्थान से दूसरे स्थान गति करेंगे तो वह विद्युत का प्रवाह करते, अर्थात विद्युत ऊर्जा आवेशों के कारण उसमें निहित ऊर्जा होती है। तो विद्युत ऊर्जा की परिभाषा क्या होगी, आवेशों के कारण उसमें निहित ऊर्जा को अपन कहते हैं विद्युत ऊर्जा। अब आवेश के बारे में अपन कह रहे हैं, आवेशित कणों में विद्युत ऊर्जा होती है। तो ये अपने पास आवेश दो प्रकार से होता है, एक धन आवेश होता है, दूसरा क्या होगा ऋण आवेश। तो इस दोनों में एनर्जी होगी। आवेश के चारों ओर एक प्लस क्यू आवेश मान लेते हैं, दूसरा माइनस क्यू आवेश मान लेते हैं। इस आवेश के चारों ओर अपना एक विद्युत क्षेत्र होता है जिसमें अन्य कोई आवेशित कण आएगा तो वह उस पर बल आरोपित करते हैं, या तो उस पर आकर्षक प्रकृति का बल उत्पन्न लगाएंगे या प्रतिकर्षण का। ये बल अपन कूलॉम के नियम के अनुसार फाइंड आउट करते हैं, जो अगली क्लास में अपन पढ़ते हैं। इसके चारों ओर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। अब इसमें विद्युत क्षेत्र है तो विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन भी होगी। इसमें अगर मैं पॉजिटिव चार्ज है, इसको अगर परीक्षण प्राप्त करने के लिए एक मैं टेस्ट चार्ज लूंगा। क्या लूंगा, टेस्ट चार्ज या परीक्षण आवेश। अगर और परीक्षण आवेश हमारे पास पॉजिटिव
स्मॉल क्यू चार्ज होता है जिसका कोई विद्युत क्षेत्र नहीं होता, उसको अपन इस विद्युत क्षेत्र के पास में लाएंगे। इस आवश्यक यहाँ पे लाए बिंदु P पर प्लस का क्यू आवश्यक। तो ये पॉजिटिव चार्ज, इस पर बल कैसे आरोपित होगा? प्रतिकर्षण। प्रतिकर्षण के कारण ये बल इस डायरेक्शन में लगेगा। तो ये यहाँ पर प्रतिकर्षण के कारण ये कुछ उधर साइड में बल लगेगा। दूसरा देखिए इस पर आवेश, इसका भी कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। यहाँ पर पॉजिटिव क्यू चार्ज लाएंगे तो वो इसको किस दिशा में, अंदर की तरफ बल लगेगा। तो पॉजिटिव चार्ज पर विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन बाहर की दिशा में होती है और इसके अंदर कैसी होती है, अंदर की ओर होती है। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। आप विद्युत क्षेत्र की दिशा वही दिशा होगी जहाँ पर टेस्ट चार्ज होगा, जिस दिशा में गति करता। अब यहाँ पे कोई चार्ज स्थित है तो इस पर, इसके अंदर कौन सी एनर्जी होगी, विद्युत स्थितिज ऊर्जा। क्या होगा, विद्युत स्थितिज। जैसे ही अपन इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर विद्युत क्षेत्र में लाएंगे तो वह या तो उसको बाहर की तरफ बल लगाएगा या उसको अंदर की तरफ लगेगा। तो ये विद्युत स्थितिज ऊर्जा है वो वापस किस में कन्वर्ट होगी, आवेश गति करेंगे, गति के कारण गतिज ऊर्जा में परिवर्तन होती। अर्थात विद्युत ऊर्जा भी स्थितिज ऊर्जा एवं गतिज ऊर्जा का ही। विद्युत ऊर्जा का इस्तेमाल अपन घरों के अंदर सारे इक्विपमेंट हैं, गीजर या फ्रिज, टीवी, ऑल थिंग्स सब विद्युत ऊर्जा पे ही चलते। तो अब देखिए अपन ने कहा आवेशों के प्रवाह के कारण विद्युत ऊर्जा उत्पन्न या विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होती है। अब अपन ऐसे संयंत्रों के बारे में बात करेंगे जो विद्युत ऊर्जा का उत्पादन करते, उसको अपन कहेंगे विद्युत ऊर्जा संयंत्र। आपने देखा होगा थर्मल कितने प्रकार से हो सकते हैं। थर्मल पावर प्लांट होता है, गैस पावर प्लांट होता है, दूसरा बायोफ्यूल पावर प्लांट होता है, तीसरा अपने पास देखें थर्मल ये सौर ऊर्जा, सोलर पैनल होता है, नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र होता है, पवन ऊर्जा संयंत्र होता है, और अपने पास होता है जल, कौन सा, जल ऊर्जा संयंत्र। ठीक है, प्रत्येक के बारे में अपन बात करते। अब अपन बात करें विद्युत ऊर्जा या ऊर्जा संयंत्रों के बारे में। अब ऊर्जा आप जानते हैं अपन तीनों से, हवा से, पानी से और अग्नि से। अपने पास प्रकृति ने तीन चीजें दे रखी है, इस तीनों चीजों से अपन ऊर्जा उत्पन्न कर सकते हैं। अब अपने पास सर्वाधिक जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वो इसके द्वारा, अग्नि के द्वारा होती है, फिर पानी और फिर हवा। ये हवा के द्वारा उत्पन्न संयंत्र होता है, उसको अपन कहते हैं पवन ऊर्जा संयंत्र। अपन इसको सबको एक एक बार प्रत्येक को डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन बात करते हैं पवन ऊर्जा। ये अपने पास कहता है जल विद्युत संयंत्र, और इसमें अपने पास कहलाता है, क्या कहते हैं, अग्नि। और अपने पास एक प्रकाश के द्वारा, प्रकाश के द्वारा भी होगा। अग्नि में अपन कहते हैं थर्मल पावर प्लांट। थर्मल पावर प्लांट।
प्रकाश के अंदर अपन कहेंगे सौर ऊर्जा संयंत्र। फिर अपने पास और भी जो मॉडर्न है नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र, नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र। और फिर अपने पास गैस ऊर्जा। इस सभी से अपन विद्युत ऊर्जा का उत्पादन कर सकते। अब कैसे होगा? आप जानते हैं विद्युत जनित्र के बारे में अपन ने पढ़ा है पिछले चैप्टर के अंदर। विद्युत जनित्र के अंदर क्या होता है? हमारे पास मैग्नेट्स होगी, इसके अंदर एक रोड होगी जो उसको अपन चुंबकीय क्षेत्र में घुमाएंगे तो फ्लक्स में परिवर्तन के कारण विद्युत ऊर्जा का उत्पादन होता है। लेकिन ये तो आप समझ के ये जनित्र है, लेकिन जनित्र से पहले इसको घुमाने के लिए, रोड को चुंबकीय क्षेत्र में घुमाने के लिए अपन को क्या चाहिए? यांत्रिक ऊर्जा, मैकेनिकल एनर्जी चाहिए। ये मैकेनिकल एनर्जी कहाँ से प्राप्त होगी? ये मैकेनिकल एनर्जी अर्थात इसको गति करवाने के लिए ये सभी से सब यहाँ से भी प्राप्त होगी, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से। तो इस मैकेनिकल एनर्जी को प्राप्त करने के लिए अपन यहाँ पर इसको छोड़ के, किसको? इसको छोड़कर सभी के अंदर अपन इस्तेमाल करेंगे टरबाइन। क्या कहेंगे? टरबाइन। अब टरबाइन कैसी युक्ति है अपन पहले डिटेल में बात करते हैं, फिर प्रत्येक के अंदर जाएंगे, बात करेंगे। टरबाइन क्या होता है? टरबाइन के अंदर कुछ ऐसी रॉड होगी, ओके। ये इसके अंदर ऐसे ब्लेड्स लगी होती चक्र के रूप में, मोटी कम ज़्यादा। ये ऐसे ब्लेड नहीं, इस ब्लेड इसके अंदर ऐसे ऐसे होती है। ये ब्लेडों के अंदर अपन अगर थर्मल पावर प्लांट है तो इसके अंदर स्टीम को, भाप को डालेंगे। भाप, इस ब्लेडों की आकृति कुछ इस प्रकार की होती है, जैसे अपने पास ये, इसको कहते हैं अपन एरोफॉइल से, एरोफॉइल से। एरोफॉइल शेप के अंदर जब इस पर भाप अपन डालेंगे तो इसके दोनों जगह पर प्रेशर डिफरेंस, इसकी आकृति इस प्रकार होती है कि प्रेशर डिफरेंस की वजह से इस पर एक लिफ्ट फोर्स, अर्थात उसको आगे के एक तरफ प्रेशर डिफरेंस होगा तो एक बल लगेगा, बल के कारण एक लिफ्ट फोर्स इंड्यूस होगा, जिसके कारण ये फॉइल्स, ये जो ब्लेड्स होंगे वो रोटेट होगी, और ये रोटेट होगी तो आगे विद्युत जनित्र से जोड़ेंगे तो ये भी रोटेट होगा। अपने पास जिस प्रकार से अगर एसी उत्पन्न करने तो एसी और डीसी करनी है तो डीसी जनरेटर का इस्तेमाल करते हैं। इसके साथ में दो पार्ट होते हैं इसके, स्टार्टर एंड रोटर। ठीक, टरबाइन के अंदर ये ब्लेडों के कारण आगे जाके अपने पास ये स्टीम इस कंबाइंड शेप के अंदर होती है ऐसे। आगे अपन इतना डिटेल में बात करने की आवश्यकता नहीं है अपन को यहाँ पे, तो ये हो गई अपने पास। ठीक, तो अब अपन इसके बारे में थोड़ा बहुत देखा है, टरबाइन के बारे में, जनित्र के बारे में। अब अपन प्रत्येक का एक एक इस्तेमाल करेंगे। पहले अपन थर्मल को लेंगे, थर्मल के अंदर कोयला वगैरह किस प्रकार से इस्तेमाल होंगे, सारी चीज़ें के बारे में अपन इसमें बात करेंगे। प्रत्येक को डायग्राम कैसे, कौन सी चीज़ में क्या लिखना है वो अपन बताएंगे। पहले क्या होगा? फ्यूल होगा, फ्यूल बर्न होगा किस चीज़ में, और बर्न होके वो पानी को गर्म करेगा, गर्म करके स्टीम में बदलेगा, भाप में बदलेगा, और भाप इस टरबाइन पे जाएगी। टरबाइन को क्या करेगा? रोटेट, और रोटेट
करने के कारण इसको यंत्र के साथ में जोड़ा जाएगा, देन अपन को विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होती है। और प्रत्येक के बारे में अपन अगले लेक्चर के अंदर 1 बाय 1 अपन इसको डिस्कस करेंगे। तो आज अपन ने पढ़ा कुछ क्वेश्चंस, फिर विद्युत ऊर्जा के बारे में। विद्युत ऊर्जा का मतलब आवेशित कणों के अंदर निहित ऊर्जा को अपन ने क्या कहा, विद्युत ऊर्जा। अगर चार्ज है तो उसके आसपास विद्युत क्षेत्र होगा, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो आउटवर्ड डायरेक्शन के अंदर, नेगेटिव चार्ज है तो उसके अंदर उसकी डायरेक्शन होती है। जिस दिशा में जो टेस्ट पार्टिकल या टेस्ट चार्ज मूव करता है वही अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है। तो ये फिर अपन ने ऊर्जा संयंत्र के बारे में बात की, किस प्रकार से हवा, पानी, अग्नि, प्रकाश, नाभिकीय गैस सभी से अपन ऊर्जा का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अपने पास और भी होंगे, जैसे गोबर गैस प्लांट वगैरह, सब में क्या क्या चीज़ें होती हैं वो सब के बारे में अपन बात करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना, धन्यवाद। अगला लेक्चर अपने पास ऊर्जा संयंत्रों के बारे में। ओके।